नाउ सी, आप नेक्स्ट देखेंगे, ए मैग्नेटिक फील्ड सेटअप यूजिंग हेल्महोल्ट्ज कॉइल। हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होते हैं? दो सर्कुलर रिंग्स होंगी, दोनों कोएक्सियल होंगी, उन्हें एक एक्सिस के लॉन्ग, दो सर्कुलर रिंग्स को, जैसे रिंग्स हैं, इन दोनों रिंग्स को एक्सिस के लॉन्ग इस तरीके से लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज कॉइल। और इसमें बोला गया कि हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.75 टेस्ला चाहिए। Uniform electrostatic field is maintained in a direction normal to the common axis of the coils. A normal beam of charged particles will accelerated through 15 kilovolts enter this region in a direction perpendicular to both axes of the coil and electrostatic field. If the beam remains undeflected, then when the electric field is this much, make a simple guess कि what the beam contains. Look at this. पहले इसका फिगर समझाऊं। फिगर बच्चों ये है कि उन्होंने बोला आपसे कि हमने दो हेल्महोल्ट्ज कॉइल के थ्रू एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सोर्स जनरेट करा दी, मैग्नेटिक फील्ड बी, और बी की वैल्यू आपको गिवन है 0.75 टेस्ला। आप देखना क्वेश्चन में, ठीक है। अब बोला क्या गया, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी इसके परपेंडिकुलर अप्लाई कर दी गई, और कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज मान लो क्यू है, मास एम है, और इस चार्ज को 15 किलो वोल्ट से एक्सेलरेट कराया गया पहले, तो चार्ज को एनर्जी मिलेगी क्यूवी, तो क्यूवी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्यूवी इक्वल्स व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपको क्यू नहीं पता अभी, इससे क्यू बाई एम की वैल्यू क्या आ गई, क्यू बाई एम बिकम्स इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर अपॉन व्हाट, हाफ वी स्क्वायर अपॉन वी। वी वोल्ट्स दे रखा आपको, या आप अभी इस स्टेप पे मत आओ, अभी से छोड़ो, आपको ये पता लग गया कि कितनी एनर्जी मिली, क्यू इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर। अब इन्होंने अगर मान लो कि जो चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो है, मैग्नेटिक फील्ड सपोज जो मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है, तो और चार्ज पार्टिकल को आपने जो है अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स किस ओर रहेगा, यू सी मैग्नेटिक फील्ड बी, वेलोसिटी भी ऊपर की ओर, अंदर की ओर फोर्स लगेगा। चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स किस ओर लगा, अंदर की ओर। अगर आपने फील्ड बी और वी दोनों के परपेंडिकुलर ले ली, आपने जो फील्ड ली बी और वी दोनों के परपेंडिकुलर ले ली, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ओर ले ली, तो मैग्नेटिक बी का फोर्स अंदर की ओर लगा क्यूवीबी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्यूई आपकी ओर लगा। ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इतना फोर्स बाहर की ओर लगा क्यूई। तो इस केस में क्या होगा, और दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो फोर्स कैंसिल हो जाएगा और चार्ज पार्टिकल्स की बीम अनडिफ्लेक्टेड ऊपर की ओर चली जाएगी। तो इससे देखो क्या आ गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, यहां से आपने v इसे स्क्वायर कर लो, v स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। सो दिस बिकम्स, v स्क्वायर की वैल्यू यहां से डाल दो, v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2qv अपॉन m, क्या आ गया 2qv अपॉन m इक्वल्स टू e स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। सो q बाई m आ गया e स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, और ये m ऊपर आ जाएगा, 2v यहां आ जाएगा, सॉरी m तो नहीं है, q बाई m। सो दिस बिकम्स, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, किस वोल्टेज से एक्सेलरेट करा है वो भी पता है, मैग्नेटिक बी की वैल्यू पता है, तो आप q बाई m निकाल लोगे। और जब आपसे हो रहा है कि आइडेंटिफाई द चार्ज पार्टिकल, तो आपको q बाई m ही निकालना होता है। जनरली ये जो चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, मे बी इसका चार्ज q बाई m, इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज टू मास रेशो। ये स्पेसिफिक चार्ज टू मास रेशो हो सकता है कि मैच करेगा प्रोटॉन से, या हो सकता मैच करेगा इलेक्ट्रॉन से, या हो सकता कि मैच करेगा He प्लस से, इस तरीके की पार्टिकल से मैच करेगा। तो आपको q बाई m निकालना होता है कि इसका q बाई m कितना आ रहा है।
ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? दिस इज क्लियर इमरान? यस सर, क्लियर। हाँ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि चार्ज पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन है वेरिंग विथ पॉइंट टू पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन and comes out of it following a complicated trajectory. Would its final speed equal the initial speed if it suffered no collision with the environment? Yes, आपसे बताया था मैग्नेटिक फील्ड कैसी भी हो, यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स से चार्ज पार्टिकल की कभी भी स्पीड नहीं चेंज होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, और जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो फोर्स केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज ला सकता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं ला सकता है। ठीक है, तो उसकी स्पीड सेम रहेगी। यस। तो फिर मैं आगे ईएमआई वाला पार्ट बताऊं? यस क्यों? सर। ठीक है, तो फिर मैं ईएमआई वाले पार्ट को स्टार्ट कर रहा हूं नाउ से। नाउ लुक एट दिस। जो ईएमआई वाला पार्ट है इसमें ये है कि ईएमआई मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज ईएमआई। तो इसमें बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू कि फेराडे लॉस क्या है, मैं पहले फेराडे का एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। फेराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। फेराडे की हैबिट थी कि वो ये देखते थे कि जो इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका होता था तो क्या उसका रिवर्स इफेक्ट भी हो रहा है। तो जब ऑर्स्टेड ने ये पता किया कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग्स में, किसी भी करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। आपका प्रीवियस टॉपिक यही था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है ना? तो फेराडे थॉट व्हाट कि क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक कॉइल ली, कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इसके पास में एक मैग्नेट रखी, सो दैट कि कॉइल में जो मैग्नेट है, मैग्नेट से इसमें करंट प्रोड्यूस होनी चाहिए। बड़ी सौ कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुई। मैग्नेट को उन्होंने चारों तरफ लगाया, मैग्नेट को यहाँ पे भी लगाया NS, ऊपर नीचे सब तरफ। कभी उन्होंने साउथ पोल नीचे किया, कभी नॉर्थ पोल मैग्नेट कॉइल की तरफ किया, बट किसी के भी केस में ही नेवर नोटिस्ड एनी करंट इन द कॉइल, मतलब इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। तो उन्होंने गुस्से से कभी मैग्नेट को कॉइल की ओर थ्रो कर दिया, जैसे वो नहीं सक्सेस हुए एक्सपेरिमेंट में, तो उन्होंने गुस्से से क्या किया, मैग्नेट को कॉइल की तरफ थ्रो किया। जब उन्होंने कॉइल की तरफ थ्रो किया मैग्नेट को, तो नोटिस कि मैग्नेट अभी भी एयर में थी, इट डिड नॉट टच द कॉइल और द गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। देन ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। उन्होंने क्या किया, कॉइल ली, कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगाया और मैग्नेट को धीरे धीरे कॉइल की ओर ले गए। मैग्नेट को धीरे धीरे क्या किया, कॉइल की ओर ले गए। देखा कि जब तक मैग्नेट मोशन में है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है। मैग्नेट कितनी पास है या मैग्नेट कितने दूर है उससे डिपेंड नहीं करता, बस मैग्नेट मोशन में है। मैग्नेट अगर बिल्कुल पास में भी है और स्टेशनरी है तो इसमें कोई करंट नहीं आता है। मैग्नेट बहुत दूर है और स्टेशनरी है तो भी इसमें कोई करंट नहीं आता है। लेकिन अगर मैग्नेट मोशन में है तो कॉइल में इसमें करंट आता है और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है।
देन ही रिपीटेड इट, जैसे मैग्नेट को पास ले गए, इन्होंने नोट किया कि गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन एक और था, मैग्नेट को दूर लाए तब भी देखा कि इसमें गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन था और ऑपोजिट डायरेक्शन में था, फिर मैग्नेट को रेस्ट पे रखा, कॉइल को दूर ले गए, कॉइल को पास लाए, अभी भी गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन था, ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, मतलब जब पास लाए गैलोमीटर कॉइल को और दूर ले गए तो दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या था, ऑपोजिट डायरेक्शन में था। देन व्हाट ही डिड, दोनों को, मैग्नेट को और कॉइल को एक ही वेलोसिटी से मूव कराया, अब करंट नहीं आया, फिर अलग अलग वेलोसिटी से मूव कराया, अब करंट आ गया। तो उन्होंने नोटिस क्या किया कि जब भी मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन है तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके क्रॉस डेवलप होता है और उस ईएमएफ के ड्यू टू इसमें करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक, इट वाज हिज ऑब्जर्वेशन, एंड बेस्ड अपॉन दिस he made two laws, he gave the two laws of EMI, उन्होंने EMI के दो लॉज दिए। EMI में टोटल 3 लॉज हैं, the two laws of EMI were given by the Faraday and one law of EMI is given by the Lenz, एक लॉ है लेंजेस लॉ, मैं अभी बताऊंगा। बट फेराडे ने जब ये देखा कि रिलेटिव मोशन से क्यों EMF डेवलप होता है, मतलब फेराडे रिवील कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो EMF डेवलप होगा, तो फिर उन्होंने बताया कि कैसे, उसका रीजन क्या और किस तरीके से, उसके लिए मुझे आपको एक थोड़ा सा कैलकुलेशन सिखाना पड़ेगा, आप इस कैलकुलेशन को ठीक से देखोगे। लुक एट दिस, मैग्नेटिक फ्लक्स, सो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, अगर आपके पास ये कॉइल है, कॉइल का एरिया ए सोर है, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बी सोर है, बी और ए के बीच का एंगल थीटा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू बी डॉट ए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी into magnitude of A into cos of theta, this will be the magnetic flux, और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होगा इसका वेबर, और वेबर कितना होता है, इट इज द टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज वेबर, इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, WBR वेबर, जस्ट क्लियर। अब यहाँ पे बच्चों एक कैलकुलेशन आप ठीक से समझोगे, मैंने बोला एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल इतना है, तो बी डॉट ए दैट इज बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, आप इसे नोट भी कर लो और मैं एक्सप्लेन करता हूं तो फिर इसे ठीक से देखो। सर वो वेबर के नीचे क्या लिखा है? क्या बेटा? सर वेबर के नीचे क्या लिखा हुआ है? वेबर के नीचे टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, बी इंटू ए, बी का यूनिट टेस्ला, ए का यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो, अब ये देखोगे इसका मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जरूरत किसकी होगी, चेंज ऑफ फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होगी, ना कि फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होगी, चेन ऑफ फ्लक्स। तो अब चेन ऑफ फ्लक्स में देखना, मेरी बात ठीक से समझना, जैसे मान कि ये एक कॉइल है और इस कॉइल का एरिया अब मैं आपकी ओर भी ले सकता हूं और एरिया आपसे अपोजिट भी ले सकता हूं। कॉइल का एरिया इसके प्लेन के नॉर्मल होता है, जैसे मान कि मैं बोलूं आपसे कि दिस इज द कॉइल, ये कॉइल है, तो इसका एरिया आपकी ओर भी लिया जा सकता है और एरिया आपसे अपोजिट भी लिया जा सकता है। आप जब भी फ्लक्स कैलकुलेट करो तो आप क्या करोगे, उस कॉइल का कोई एक एरिया डिफाइंड कर दो, जैसे मान कि मैंने बोला ये रिंग है, रिंग के मेरी साइड वाला पार्ट ग्रीन है और इस साइड आपके साइड वाला पार्ट रेड है, और मैंने बोला इस कॉइल का एरिया रेड टू ग्रीन है, मतलब ग्रीन टू रेड है, मेरी ओर वाला ग्रीन आपकी ओर वाला रेड, ग्रीन टू रेड है, तो एरिया वेक्टर आपकी ओर आ गया, एरिया वेक्टर किस ओर हो गया, आपकी ओर हो गया। अगर एरिया वेक्टर आपकी ओर हुआ और मैंने बोला बी भी आपकी ओर है,
तो बी डॉट ए क्या हो गया, बी इंटू ए, फ्लक्स आ गया बी इंटू ए। अब देखो अगर मैं इस लूप को टर्न करा दूं 180 डिग्री से, इस तरीके से लूप को टर्न करा दिया 180 डिग्री से लाइक दिस, तो अब ग्रीन इस तरफ और रेड मेरी तरफ, तो अब एरिया वेक्टर मेरी तरफ आ गया, बी अभी भी शोर है, तो बी और ए के बीच का एंगल 180, और फ्लक्स क्या रहेगा, बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 180, बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 180, दैट इज व्हाट, माइनस ऑफ बी इंटू ए। तो चेंज ऑफ फ्लक्स कितना आ गया, बी ए माइनस माइनस बी ए, दैट इज व्हाट, 2 बी ए। दो, जबकि आप जब लूप को पहले देखते और अगर आप लूप बाद वाली पोजीशन में देखते, आपने पहले वाला नहीं देखा होता, तो आप पहले भी बोलते कि लूप का फ्लक्स बी ए है, बाद में भी बी ए, पहले भी बी ए और बाद में भी बी ए। दैट मीन्स कि इनिशियली जो आपने एरिया वेक्टर लिया उसकी डायरेक्शन एक बार डिफाइंड हो गई। अब अगर आप लूप के ओरिएंटेशन में चेंज लाते हो तो अकॉर्डिंगली एरिया वेक्टर में चेंज आएगा एंड देयर बी अ चेंज ऑफ फ्लक्स, और वो चेंज ऑफ फ्लक्स आपको साइन के साथ देखना होगा सो दैट यू कैन रियली कैलकुलेट द चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब पहले मेरे इस केस में फ्लक्स बी ए था, बाद में फ्लक्स माइनस बी ए है, सो चेंज ऑफ फ्लक्स कितना आ गया, 2BA आ गया। मेरी बात समझ गए ना? तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमें जरूरत किसकी होगी, चेंज ऑफ फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होगी। दिस क्लियर ना? अब एक फ्लक्स का एक और कैलकुलेशन दिखा रहा हूं आपको, आप देखोगे पहले जो बात मैंने अभी आपको बताई, आप पहले से एक बार नोट कर लो। इस केस में बी शोर होता, ए बी शोर है, फ्लक्स φ1 इक्वल्स टू बी ए। नाउ लूप इज turned to angle 180 degree. So flux phi2 becomes minus of B into A. It becomes what? Minus of B into A. So chain of flux delta phi becomes equal to, अब चेन ऑफ फ्लक्स के मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसे नहीं जैसे आप बोलोगे सर φ2 माइनस φ1 करें या φ1 माइनस φ2, मैं आपको बस चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब जो डिफरेंस ऑफ द फ्लक्स है उसके साइन से मतलब नहीं है, सो मैंने φ1 माइनस φ2 कर दिया, सो दैट बिकम्स व्हाट, 2b। आपने नोट कर लिया? ठीक है, नोटेड? यस सर, यस सर। मानो कि ऐसा होता कि मैं इस लूप का डायरेक्शन टर्न कराता, इट इज टर्न थ्रू 90 डिग्री। अब डेल्टा फाई कितना होता, बी ए, क्योंकि बाद में बी और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री आ जाता, तो फ्लक्स क्या होता, बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 90 विच इज 0, बी इंटू ए इंटू व्हाट, कॉस ऑफ 90, दैट विल बी व्हाट, इट विल बी 0। सो पहले फ्लक्स बी ए था, बाद में 0, सो चेन ऑफ फ्लक्स क्या रहेगा, चेन ऑफ फ्लक्स विल बिकम बी ए। तो बेटा इसमें बार बार जरूरत किस चीज की होगी, चेन ऑफ फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ सी, अब आप देखोगे एक चीज, आपके पास अगर एक इनफाइनिट लॉन्ग वायर है, यहाँ पे एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड ए है, जिसकी साइड कितनी ए है, और ये डिस्टेंस बी है। आपसे बोला गया कि इसमें करंट आई नॉट है, ये लूप और करंट कैरिंग वायर दे आर इन द सेम प्लेन, ये दोनों सेम प्लेन में है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लूप। आप दो यहाँ पे एरिया वेक्टर मैंने माना अंदर की ओर है, इस लूप का एरिया वेक्टर अंदर की ओर, और इस इनफाइनिट लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड बी भी क्या होगी, अंदर की ओर होगी, इसकी वायर की मैग्नेटिक फील्ड बी भी क्या होगी, अंदर की ओर होगी। तो बी और ए दोनों क्या हुए, बी और ए दोनों अंदर की ओर हैं, लेकिन बी वेरिएबल है, क्योंकि बी तो इस वायर से प्रोड्यूस होगा, जब बी इस वायर से प्रोड्यूस होगा तो पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, दूर कम होगी, थोड़ा और दूर और कम होगी। तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो दूर जाने में मैग्नेटिक फील्ड बी क्या होगी, वो कुछ कम होगी। हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस दूर एक dx थिकनेस का पार्ट लिया, तो एक्स डिस्टेंस दूर यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मी नॉट बाई 2 पाई इंटू आई नॉट अपॉन एक्स। एक्स डिस्टेंस दूर इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मी नॉट बाई 2 पाई इंटू आई नॉट बाई एक्स, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसकी थिकनेस कितनी dx है, लेंथ कितनी a है, तो इसका जो एरिया आ जाएगा दैट विल बी a into dx, दिस विल बी व्हाट, a into dx।
This clear? It will be what? It will be A into dx. So mu naught by 2 pi into I naught by x into A into dx. This will be the flux associated with this part, क्योंकि एरिया होगा dx into A, ये हो गया आपका d phi. अब इसका पूरे का फ्लक्स क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो फ्लक्स phi विल बी, x की लिमिट्स क्या होंगी? b to b plus a, क्योंकि इस वाले पार्ट के लिए x की वैल्यू b होगी और लूप के दूसरे एंड के लिए x की वैल्यू क्या होगी? a plus b. So that becomes mu naught by 2 pi into I naught into a. Integration of dx over x will be ln x. So ln x limits are b to b plus a. So this will become equal to phi is equal to b naught by 2 pi into I naught into a ln b plus a upon b. This is a flux. ये फ्लक्स आ जाएगा और मैं इसे फ्लक्स phi1 बोल रहा हूं बच्चों. ये फ्लक्स क्या हुआ बच्चों? phi1. अब आप देखोगे मैंने आपको इसका फ्लक्स कैलकुलेट कराया, बट मेरा बेसिक पर्पस आपको बताना था अभी कि मैं फ्लक्स का कैलकुलेशन भी सिखाऊं और चेन ऑफ फ्लक्स के बारे में. अब देखो जैसे हमने क्या किया, आपने बच्चों ये नोट कर लिया, आपने इसे नोट किया. बच्चों ये नोट हुआ? यस सर, नोटेड. हाँ, अब आप देखो नाउ से, अब मुझे चेन ऑफ फ्लक्स सिखाना इसमें, तो व्हाट आई डिड, ये लूप ऐसे था, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये लूप ऐसे था. हमने इसे क्या करा, इस एक्सिस के अबाउट ओ डैश के अबाउट इसे 180 डिग्री से टर्न करा दिया ऐसे. ठीक है, लुक एट दिस. ऐसे लूप था, इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से टर्न करा दिया और ये लूप ऐसे आ गया. अब बाद वाली पोजीशन में फ्लक्स कितना होगा? बाद वाली पोजीशन में फ्लक्स निकालने के लिए मैंने यहां से x डिस्टेंस दूर वही dx थिकनेस का पार्ट लिया. आप देखो ये फ्लक्स आ जाएगा phi2 is equal to mu naught by 2 pi into I naught by x into adx. एरिया तो इसका अभी भी वही होगा adx, और ये डिस्टेंस अब x हो गई, ये डिस्टेंस क्या हो गई? x हो गई. सो बच्चों इसकी लिमिट्स चेंज हो गई. अब जो लूप का पहला एंड है, यहां से ये डिस्टेंस कितनी आ गई? a प्लस बी. तो इनिशियल लिमिट हो गई a प्लस बी, और लूप का दूसरा एंड कितनी दूर हो गया? दूसरा एंड हो गया b प्लस 2a डिस्टेंस दूर. तो अब इसका फ्लक्स phi2 की वैल्यू आ जाएगी mu naught by 2 pi into I naught by into a dx over x का इंटीग्रेशन ln x आएगा. तो जब आप लिमिट्स लगाओगे सो दैट विल बिकम ln b प्लस 2a अपॉन a प्लस b. बच्चों ये समझ गए? क्यों? यस सर. समझो भी और नोट भी करो. ठीक है, अब आप देखो यहां पे नाउ सी. तो बच्चों देखो पिक्चर अभी बाकी है. क्या पिक्चर अभी बाकी है? आपने फ्लक्स का कैलकुलेशन किया, बट आप मोस्ट क्रुशियल पॉइंट भूल गए. व्हाट इज द मोस्ट क्रुशियल पॉइंट? जब मैंने यहां पे इसे टर्न कराया, तो अगर मैंने लिया पहले इसका एरिया वेक्टर अंदर की ओर है, तो जब इसे 180 डिग्री से टर्न करा दिया तो एरिया वेक्टर आपकी ओर आ गया. एरिया वेक्टर किस ओर आ गया? बाद में आपकी ओर. जिसमें मैंने लूप के इस पार्ट में ग्रीन पेंट किया और बैक साइड में रेड पेंट किया, और मैंने बोला एरिया ग्रीन टू रेड है, तो अभी एरिया अंदर की ओर. लेकिन जब आपने इसे टर्न करा दिया तो अब रेड पार्ट बाहर आ गया और ग्रीन अंदर, एरिया आपकी ओर आ गया, ग्रीन टू रेड. और मैग्नेटिक फील्ड इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के अभी भी अंदर होगी, तो बी और ए के बीच में एंगल क्या आ गया? 180 डिग्री, जो कि आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स कैलकुलेट किया. तो फ्लक्स phi2 क्या आएगा? हमारे एरिया के
एज्यूमशन से कि एरिया किस ओर पॉजिटिव और किस ओर नेगेटिव है, दिस विल बी नेगेटिव, ये फ्लक्स नेगेटिव। तो बच्चों जब आपको चेन ऑफ फ्लक्स निकालना होता तो आप लोग क्या करते, डेल्टा फाई विल बी व्हाट, इट विल बी फाई 1 माइनस फाई 2। तो फाई 1 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्वांटिटी क्या होगी, इसमें ऐड हो जाएगी। ये मेरा मतलब था कि जब आपको चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना होगा तो आप इसके साइन पे बहुत ज्यादा ध्यान दोगे। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ बच्चों, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना, नाउ सी अब देखोगे, नाउ वी कम टू द लॉज ऑफ ईएमआई। हम आते हैं हम लॉज ऑफ ईएमआई में। तो लॉज ऑफ ईएमआई में तो पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ, इट इज द Faraday's first law. In Faraday's first law is what you note down, आप नोट करोगे। Faraday's first law है कि you write whenever there is a change of flux associated with a coil, whenever there is a change of magnetic flux associated with a coil, whenever there is a change of magnetic flux associated with a coil, the EMF is induced in the coil. The EMF is induced in the coil. The EMF is induced in the coil. If the coil is closed and conducting, if the coil is closed and conducting, the current is also induced in the coil. The current is also induced in the coil. ठीक है, मतलब अगर किसी भी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर कॉइल क्लोज्ड है और कॉइल कंडक्टिंग भी है तो उसमें करंट भी इंड्यूस होगा। तो उसमें क्या होगा, करंट भी इंड्यूस होगा। आप समझ गए मेरी बात? दिस इज अ फेराडे फर्स्ट। दो बोर्ड एग्जाम से जब फेराडे फर्स्ट लॉ पूछा जाएगा तो इतना ही लिखना होगा। अभी मैं जो और इसके अलावा लिखा रहा हूं वो केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप नोट कर लोगे। जैसे चेन ऑफ फ्लक्स कैसे कैसे जनरेट किया जाता है, आप लिख लोगे कि चेन ऑफ फ्लक्स इज जनरेटेड, चेन ऑफ फ्लक्स इज जनरेटेड बाय causing the relative motion between the magnet and the coil, by causing the relative motion between the magnet and the coil, between the relative motion with the magnet and the coil। मैं आपको बताता हूं कैसे। लुक एट दिस, जैसे हम लोग यहाँ पे एक कॉइल है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन आपने बी डॉट ए तो नोट की ही थी, बी डॉट ए। जहां पे आपने मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन नोट की थी वहां पे थोड़ा सा एक पॉइंट और भी नोट कर लो, वापस से पहुंचो वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन में, उसमें एक पॉइंट और नोट कर लो। उसमें नोट करो कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ magnetic lines of force passing through the given area. Total number of magnetic lines of force passing through the given area. Given area में से कितने total number of lines of force pass होंगे, that is also called the magnetic flux. ठीक है, जैसा बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन थी वैसी ही डेफिनेशन मैग्नेटिक फ्लक्स की है। तो अब देखो क्या होगा, ये लूप है, मैग्नेट अभी यहां है नॉर्थ साउथ, तो इसकी कुछ लाइंस ऐसे आ रही होंगी, कुछ लाइंस बाहर होंगी। अभी काफी कम लाइंस ऑफ फोर्स इसके थ्रू पास हो रही हैं, फ्लक्स काफी कम होगा।
ठीक है ना। अब देखो थोड़ी देर बाद क्या होगा, कॉइल और मैग्नेट के बीच की डिस्टेंस कुछ कम हो गई, बिकॉज मैग्नेट इज कंटिन्यूअसली मूविंग टुवर्ड्स अ कॉइल। अब क्या होगा, अब थोड़ी ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है इसके थ्रू, क्योंकि मैग्नेट काफी पास आ गई। तो दैट मीन्स कि जब तक मैग्नेट और कॉइल में रिलेटिव मोशन बना रहेगा, मतलब मैग्नेट या तो कॉइल के करीब आएगी या मैग्नेट कॉइल से दूर जाएगी, तो जो लाइंस ऑफ फोर्स इसके थ्रू पास होंगी उसके नंबर में क्या होगा, एक चेंज आएगा। उसके नंबर में क्या होगा, एक चेंज आएगा। और फेराडे फर्स्ट लॉ यही कि जब तक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का नंबर चेंज होता रहेगा, दैट मीन्स कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। इन द मोमेंट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। जिस मोमेंट पे मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, उस मोमेंट पे ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ। तो मैंने क्या बोला कि किस तरीके से मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होने से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। आप समझिए बच्चों, नाउ सी, ठीक है ना। सो इमरान, ये पॉइंट क्लियर हुआ ना। Yes, sir. ठीक है, सक्षम, Yes. मिली, कृष्णा, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। आप देखोगे ये फेराडे का फर्स्ट लॉ था। नाउ फेराडे सेकेंड लॉ। ये ईएमआई का सेकेंड लॉ, फेराडे का सेकेंड लॉ, फेराडे सेकेंड लॉ। दिस व्हाट, नोट कर लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ। मतलब ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ ये उसका मेजरमेंट बताएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, दैट विल बी इक्वल टू द ईएमएफ।